नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं खबर गांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत। राजदूत में आज हम आपको जापान की कहानी सुनाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक बेहद ज़रूरी अपडेट पाकिस्तान से आपको जानना होगा। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की एक मस्जिद में बम धमाका हुआ है और इस धमाके में अब तक 31 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। ये संख्या बढ़ भी सकती है। 160 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। जुमे की नमाज के दौरान ये धमाका हुआ। पाकिस्तानी मीडिया में इसे एक आत्मघाती हमला लिखा जा रहा है, सुसाइड अटैक। इसके पीछे कौन लोग हैं, कौन सा संगठन है, ये अभी तक पता नहीं चल पाया है और न ही अब तक किसी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। लेकिन आप मस्जिद के बारे में अगर थोड़ा पढ़ें, उसका नाम जाने, तो शायद इसका क्लू आपको मिल जाएगा कि इसके पीछे कौन हो सकता है। इस मस्जिद का नाम है खतीजुल कुबरा इमाम बाड़ा। पाकिस्तान की पार्लियामेंट से महज 15 किलोमीटर दूर है ये। शिया मुसलमानों की मस्जिद है और शिया मुसलमानों को पाकिस्तान का ही एक आतंकवादी संगठन दुश्मन मानता है। वो है तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी। टीटीपी एक सुन्नी इस्लामिक संगठन है। वो शियाओं के साथ साथ अहमदियों को भी निशाना बनाता है। उनकी मस्जिदों पर हमले करने का इस संगठन का ट्रैक रिकॉर्ड है। टीटीपी इससे पहले भी इस्लामाबाद में आतंकवादी हमले कर चुका है और कई बार उसने शिया मुसलमानों की मस्जिदों को निशाना बनाया है। तो इस बात के चांसेस हैं कि इस बार भी हमले के पीछे टीटीपी ही हो। हमने बलोच लड़ाकों का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि पाकिस्तान में शिया मुसलमानों की टारगेटेड किलिंग्स में उनका नाम अभी तक नहीं आया है, क्योंकि वो धर्म की बुनियाद पर नहीं, पहचान की बुनियाद पर हमला करते हैं। एथनिसिटी उनके लिए मैटर करती है। उनकी लड़ाई बलूचिस्तान की आज़ादी की है। वो सिंधी और पंजाबियों को प्रायः निशाना बनाते हैं। बीएलए के हमले बलूचिस्तान जो सूबा है उसके अंदर होते हैं और वहाँ काम करने वाले विदेशी या बाहरी नागरिकों को वो टारगेट करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में शिया मुसलमानों को स्पेसिफिकली निशाना बीएलए ने बनाया हो, ऐसा कहने का कोई आधार अभी नहीं है। हाँ, अगर आप ईरान के बलोच लड़ाकों की बात करें तो वहाँ शियाओं पर हमले हुए हैं, क्योंकि वहाँ की आबादी ही शिया बहुल है। लेकिन इन हमलों को आप एंटी शिया नहीं कह सकते, ये ईरानी स्टेट पर हुए हमले हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो टीटीपी है उसकी तो लड़ाई ही शिया, अहमदिया और दूसरे अल्पसंख्यकों के खिलाफ हैं। वो उन्हें मुसलमान नहीं समझते और उनके हमलों का पैटर्न ही ऐसा होता है। वो किसी अलग फेत रखने वाले की इबादत गाह को ही टारगेट करते हैं, जबकि ये पैटर्न बीएलए के हमलों में नहीं दिखता। वो अक्सर पाकिस्तानी सेना, उनकी चौकी या पुलिस वालों को मारती है, पाकिस्तानी स्टेट को टारगेट करते हैं। हम फिर से दोहरा दें, अब ये बात कंफर्म नहीं हुई है कि हमला किसने किया, हम एक कयास लगा रहे हैं। तथ्य क्या है, अब तक जब राजदूत रिकॉर्ड किया जा रहा है 31 लोग मारे जा चुके हैं। हमने पहले भी कहा था संख्या बढ़ सकती है। 160 से ज़्यादा घायल हैं। इस्लामाबाद के 3 अस्पतालों में इमरजेंसी लागू है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस घटना की निंदा की है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति असफ अली जरदारी ने भी धमाके में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाना मानवता के खिलाफ अपराध है। राष्ट्रपति ने पीड़ितों को हर मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया है। पाकिस्तान का चैप्टर यहीं तक। अब बात जापान की। वहाँ 8 फरवरी को संसदीय चुनाव हैं। दक्षिणपंथी कैंडिडेट और मौजूदा प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के जीतने के पूरे चांसेस हैं। वो जापान की सबसे बड़ी और सबसे लोकप्रिय पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक यानी एलडीपी से आती हैं। पिछले कुछ समय में इस पार्टी के इमेज पर बड़ा धब्बा लगा। इस पार्टी के कई सांसदों का नाम करप्शन केसेस में आया। ये 2 चीज़ें हमने आपको इसलिए बताई क्योंकि इनके बावजूद ये पार्टी जीती है। कैसे जीती आपको आगे समझ आएगा। जापान के जो चुनाव हुए, चीन और अमेरिका के बीच टकराव की वजह भी बने, या उनके बीच कम से कम डिस्कस तो हुआ, क्योंकि जो तकाइची हैं वो प्रेसिडेंट ट्रंप की दोस्त बताई जाती हैं। ट्रंप ने इस चुनाव में उनका खुला समर्थन किया और तकाइची करती हैं ताइवान को फुल सपोर्ट, यानी उसे देश का दर्जा भले नहीं देती लेकिन कहती हैं कि ताइवान से रिश्ते अच्छे होने चाहिए। इस बात से प्रेसिडेंट जिनपिंग नाराज़ हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ताइवान हमारा है, आप उस पर कुछ मत बोलिए। इसलिए तकाइची की वजह से ये चुनाव पूरी दुनिया में डिस्कस हुआ। तो आइए जानते हैं इस चुनाव के बारे में और अधिक तफसील से। जापान की राजनीति को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि वहाँ जो डेमोक्रेसी है किस तरह काम करती है और सत्ता असल में चलती कैसे है। जापान एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, यानी एक संवैधानिक राजशाही, जहाँ सम्राट केवल प्रतीकात्मक भूमिका में है। रॉयल्स हैं वहाँ पे, नाम मात्र की शक्ति उनके पास, सिंबॉलिक। वास्तविक सत्ता संसद और प्रधानमंत्री के हाथ में होती है।
संसद को जापान में डाइट कहा जाता है और इसके 2 सदन हैं, ऊपरी सदन हाउस ऑफ काउंसिलर्स और निचला सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। असली लड़ाई हमेशा निचले सदन को लेकर होती है क्योंकि प्रधानमंत्री यहीं से आता है, चुनाव उसका वहीं होता है, बजट यहीं से पास होता है और सरकार का भविष्य भी यहीं तय होता है। अपने जैसे लोकसभा है, अगर निचले सदन में बहुमत हाथ से निकल जाए तो सरकार का गिरना लगभग तय माना जाता है और जैसा भी तकाइची के साथ होने ही जा रहा था। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में कुल 465 सीटें होती हैं। इनमें से 289 सीटें डायरेक्ट इलेक्शन से चुनी जाती हैं, लोग वोट डालते हैं। हर इलाके से एक सांसद चुना जाता है। बाकी जो 176 सीटें बच गई वो पार्टी के वोट शेयर के आधार पर बढ़ती हैं, जिसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है इन पार्टीज, नॉट इन कम्युनिटीज। जिस पार्टी को जितना वोट परसेंटेज मिला उस हिसाब से एक नंबर आएगा और उतने सांसद आप भेज दीजिए। अब सरकार बनाने के लिए आपको चाहिए 233 सीटें। पीएम तकाइची के गठबंधन के पास इससे ज़्यादा सीटें थीं, लेकिन अब पिछले कुछ समय में कई पार्टियों ने उनका साथ छोड़ा भी है, इसलिए अब उनकी सरकार अल्पमत में है। उन्हें खतरा है कि अगर विपक्ष ने नो कॉन्फिडेंस मोशन ला दिया तो इनकी सीट भी चली जाएगी। लेकिन तकाइची की जो पार्टी है एलडीपी, उसकी अपनी एक लेगेसी रही है जापान में, इसलिए उन्होंने इतनी जल्दी हार मानी नहीं। पिछले करीब 70 सालों में जापान की सत्ता पर लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एलडीपी ही हावी रही है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से आज तक जापान के ज़्यादातर प्रधानमंत्री इसी पार्टी से आए। शिंजो आबे भी इसी पार्टी के थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इस पार्टी ने अपनी शख्सियत को खो दिया। उसका नाम लगातार करप्शन केसेस में आया। जांच में सामने आया कि उसके कई सांसदों ने पार्टी इवेंट्स और फंड रेजिंग से करोड़ों येन इकट्ठा किए। वहाँ येन चलता है। अब ये पैसा न तो टैक्स रिकॉर्ड्स में दिखाया गया और न ही पार्टी के अकाउंट्स में यानी जेब में गया। कुछ मामलों में सांसदों पर इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने इस पैसे का इस्तेमाल अपने निजी खर्च और अपने खुद के पॉलिटिकल नेटवर्क को मजबूत करने में कर लिया। एक दूसरा मामला धार्मिक संगठन से जुड़ी फंडिंग नेटवर्क का था। एलडीपी के कई नेताओं के संबंध एक विवादित धार्मिक समूह से सामने आए हैं। उस संगठन पर संदिग्ध गतिविधियों के इल्ज़ाम लगे हैं। इन संबंधों ने पार्टी की साख को और नुकसान पहुंचाया। तकाइची खुद भले सीधे तौर पर इन मामलों में आरोपी न रही हों, लेकिन पार्टी की मुखिया वो बन चुकी थी, तो विपक्ष ने इसीलिए उनसे भी सवाल किया कि एलडीपी में चेहरा तो बदल गया लेकिन सिस्टम तो वही पुराना चल रहा है। अब ये जो घोटाले हुए या जो खुलासे हुए स्कैंडल्स, इनका असर सिर्फ मीडिया तक सीमित नहीं है। स्थानीय स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं को जवाब देना मुश्किल हुआ है। जिन इलाकों में एलडीपी दशकों से जीत रही थी, वहाँ वोटर्स खुलकर सवाल उनसे पूछने लगे। इसलिए 6 महीने पहले ही एलडीपी ने शिगेरू इशिबा को प्रधानमंत्री के पद से हटाया और सनाए तकाइची को प्रधानमंत्री चुना। तब हमने राजदूत में उनके बारे में आपको बताया था। तकाइची को जब प्रधानमंत्री बनाया गया तो एलडीपी को उनसे बहुत उम्मीद थी। इतिहास में पहली बार एक महिला प्रधानमंत्री बनी जापान में। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ और एक तेज तर्रार औरत की छवि है तकाइची की, आयरन लेडी वाली। लेकिन इसका ठीक उल्टा ही हुआ। पिछले 4 दशक से एलडीपी बिना गठबंधन के जीत नहीं पा रही थी। सबसे बड़ा सपोर्ट उसको मिलता था कोमोइतो से। ये भी एक पार्टी का नाम है। कई बरस से एलडीपी से गठबंधन इनका रहा है। अभी जो कोमोइतो है बहुत बड़ी पार्टी नहीं है, सिर्फ 21 सीटें हैं उनके पास, लेकिन उनका वोट बैंक बहुत ही डिसिप्लिन माना जाता है, पक्का वोटर बेस, क्योंकि ये पार्टी वोट मांगती है बौद्ध धर्म के नाम पर और जापान में दूसरा सबसे बड़ा धर्म बौद्ध धर्म ही है। इसलिए कोमोइतो को भर भर कर इनका वोट मिल जाता है। धर्म के नाम पर वोट वहाँ के बुजुर्ग देते हैं और शहरी इलाकों में भी इस पार्टी की पकड़ है। अब शहर का वोट कोमोइतो ले आती है और एलडीपी को, क्योंकि पुरानी पार्टी है तो गांव कस्बों का वोट मिलता रहता है। व्यापारिक वर्ग भी एलडीपी को वोट करता है। तो इन दोनों पार्टीज ने मिलकर कई कई बरस सरकार बनाई और चलाई भी। एक गांव से वोट लाता है, दूसरा शहर से वोट लाता है। बरसों तक सरकारें बदली, प्रधानमंत्री बदले, लेकिन गठबंधन वही रहा। लेकिन 2025 के अंत में संतुलन बिगड़ गया। कोमोइतो ने एलडीपी से अलग होने का फैसला किया और जैसा हमने पहले बताया कि कोमोइतो के पास भी कोई बहुत ज़्यादा सीट्स नहीं थी, 21 ही, लेकिन यही किंग मेकर की भूमिका में भी थी, क्योंकि एलडीपी की स्थिति खराब चल रही थी। भले ही वो संसद में सबसे बड़ी पार्टी हो, लेकिन बहुमत उसके पास नहीं है कि वो अपनी सरकार खुद चला ले। लगभग 100 ही सीटें उनके पास हैं। इसलिए जब कोमोइतो एलडीपी से अलग हुई तो एलडीपी की हालत खराब हुई। फिर एक और विरोधाभास था। कोमोइतो पार्टी को भले ही बौद्ध धर्म के नाम पर वोट मिल रहे हों, लेकिन वो दक्षिणपंथी राजनीति के खिलाफ रही। राजदूत के पुराने एपिसोड्स में भी हमने बताया है कि तकाइची एक दक्षिणपंथी नेता हैं।
पिछले कुछ सालों में कुमोइतो ने भी ये बात समझ ली कि एलडीपी की राजनीति धीरे धीरे टुवर्ड्स राइट शिफ्ट हो रही है। एलडीपी और ख़ास तौर पर तकाइची जापान का डिफेंस बजट बढ़ाना चाहते हैं, संविधान में बदलाव करना चाहते हैं और ताइवान जैसे संवेदनशील मुद्दों पर खुलकर बोलना चाहते हैं। अब जो कुमोइतो है उसको ये बात पसंद नहीं आ रही, इसलिए दोनों की कट्टी हो गई। इसके साथ ही एलडीपी के भीतर फंडिंग स्कैंडल्स और स्लश फंड के मामले भी बढ़ रहे हैं। बहुत ही स्वाभाविक है कि एक गठबंधन अगर टूट रहा है तो दूसरा बनेगा भी। एक पार्टी जब किसी से दोस्ती तोड़ती है तो वो किसी और से जोड़ती भी है, तो ऐसा ही कुमोइतो ने भी किया। जापानीज मीडिया लिख रहा है कि जब एलडीपी ने कुमोइतो को मनाने की बहुत कोशिश की और वो नहीं माने, तो कुमोइतो ने भी एक अलग पार्टी के साथ गठबंधन किया। उस पार्टी का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ जापान यानी सीडीपीजे। उनके साथ कुछ और छोटी पार्टीज भी शामिल हुई हैं। इस गठबंधन को नाम दिया गया है सेंट्रिस्ट रिफॉर्म अलायंस। सीडीपीजे खुद को संवैधानिक मूल्यों पर चलने वाली पार्टी बताती है। यह गठबंधन फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है। यह गठबंधन वेलफेयर पॉलिसीज का हिमायती है। तो कुमोइतो और सीडीपीजे के साथ आने से एक सेंट्रिस्ट राजनीति का उभार जापान में देखा जा रहा है। जापानी मीडिया में लिखा जा रहा है कि तकाइची चुनाव जीत जाएंगी, लेकिन सीडीपीजे और कुमोइतो के साथ आ जाने से जापान की राजनीति फिर बदलेगी। कितनी बदलेगी, ये गठबंधन कितनी सीटें ला पाएगा, ये 8 फरवरी को पता चल जाएगा। लेकिन जैसा हमने आपको शुरुआत में बताया था, ये चुनाव सिर्फ जापान तक सीमित नहीं रहा है। इस पर अब अमेरिका और चीन की भी नज़र है। क्यों और कैसे, अब इस पर आते हैं। तकाइची ताइवान के साथ रिश्ते मजबूत करने के पक्ष में कहती हैं कि हमें ताइवान के साथ धंधा पानी खूब बढ़ाना चाहिए। उनका ये तर्क चीन विरोध की वजह से बस नहीं आता है। वो कहती हैं कि इस रीजन के सभी देशों को एक दूसरे के साथ व्यापक व्यापार करना चाहिए, लेकिन ताइवान का जब जिक्र आता है तो चीन भड़क जाता है। दर्शक जानते हैं कि चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, लेकिन ताइवान कहता है कि हम आज़ाद मुल्क हैं। दोनों में ये रेस है कि कौन असली चीन है। जापान भी ताइवान को एक देश के तौर पर मान्यता नहीं देता है, लेकिन वो उसके साथ ट्रेड करता है। लेकिन अब तकाइची का एंगल ये है कि सिर्फ धंधा नहीं करना है। वो कहती हैं कि ताइवान को सुरक्षित रखना भी हमारा नैतिक कर्तव्य है और इसके लिए वो एक क्वाज़ी मिलिट्री अलायंस बनाना चाहती हैं, कॉड की तरह का। अब इस संगठन का स्वरूप नेटो जैसा तो नहीं होगा कि एक पर हमला हुआ तो दूसरा भी कूदेगा लड़ाई में, लेकिन इसमें दोनों देश एक दूसरे को इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी बातें एक दूसरे के साथ बांटेंगे। तो ये अभी बात चल रही है, लेकिन संगठन बना नहीं है। लेकिन पीएम बनने से पहले तकाइची इसी तरह की बात करती थी तो चीन नाराज हो जाता था। अब जब वो प्रधानमंत्री हैं खुद, तो सोचिए कि जिनपिंग कितने गुस्से में होंगे। एक और बिंदु है, जब ताइवान में चुनाव होते हैं, म्यांमार में चुनाव होते हैं, तो चीन पूरी कोशिश करता है कि वहाँ के चुनाव को प्रभावित करे। जापान के साथ भी वो ऐसा करना चाहता है, लेकिन वहाँ उसकी पहुँच उतनी नहीं है जितनी यूएस की है। ओकिनावा में पूरे बैठे हुए हैं वहाँ के फौजी। वही अमेरिका जिसने दूसरे वर्ल्ड वॉर में जापान पर 2 परमाणु बम गिराए थे। तकाइची एक राइट विंग लीडर हैं और इस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी एक राइट विंग आइडियोलॉजी पर ही चलते हैं। तो विचार दोनों के मिल गए हैं, है ना। उधर हावियर मिले टाइप का मामला है ये। जहाँ जहाँ ट्रंप को अपने तरह के लोग दिखते हैं वो दोस्ती करते हैं। इसलिए ट्रंप ने इस चुनाव में तकाइची का समर्थन कर दिया। उन्होंने ट्रूथ सोशल पर लिखा है कि तकाइची एक मजबूत कैंडिडेट हैं, इसलिए फिर से एक बार तकाइची सरकार बनाइए, फिर एक बार तकाइची सरकार। दूसरे देश के लिए नेताओं की कैंपेनिंग अभी चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप बहुत खुल के करते हैं। उन्होंने बाकी देशों में क्या होना चाहिए इस पर खूब राय रखी है। अब ट्रंप ये सिर्फ भलमनसाहत में या आइडियोलॉजी के लिए नहीं कर रहे हैं। ट्रंप एक बहुत शातिर आदमी है, दोस्ती में भी उनको फ़ायदा चाहिए। जापान अमेरिका का बहुत अच्छा दोस्त है, अभी हमने बताया भी। फिर भी जापान पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी ट्रंप ने ही दी थी। लेकिन जुलाई 2025 में जापान ने अमेरिका में $550 बिलियन का निवेश करने का ऐलान किया। जापान के पास बहुत फंड्स हैं। ऐलान ट्रंप के दबाव में ही हुआ, जाहिर सी बात है। लेकिन उसके बाद ट्रंप ने टैरिफ घटाकर फिर 15% कर भी दिया। लेकिन ट्रंप को एक बात पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अमेरिका के लिए तकाइची की जो लीडरशिप है एक अपॉर्चुनिटी भी है और एक रिस्क भी। ट्रंप अच्छी तरह से बात समझते होंगे, और नहीं समझते होंगे तो हम बता देते हैं। अपॉर्चुनिटी इसलिए क्योंकि तकाइची का मानना है कि जापान अमेरिका की दोस्ती और डेवलप होनी चाहिए, दोनों को एक दूसरे के साथ चलना चाहिए, दोनों के बीच जो सिक्योरिटी पैक्ट है उसे और मजबूत करना चाहिए। अब अमेरिका में जो लोग बैठे हैं उनको ये भाषा पसंद आती है,
लेकिन यही भाषा अमेरिका के लिए जोखिम भी है कि अगर चरम पे चले जाए, क्योंकि तकाइची का तेवर सिर्फ चीन को काउंटर करने के लिए नहीं है या सिर्फ अमेरिका को खुश करने के लिए नहीं है, वो जापान को एक खुद मुख्तार देश की तरह चलाना चाहती हैं, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करती हैं। ये नहीं कहती हैं कि जापान अमेरिका के पीछे खड़ा रहेगा, बल्कि ये कहती हैं कि जापान अपने पैरों पर खड़ा होकर अमेरिका के साथ चले। अमेरिका जानता है कि आज तकाइची को समर्थन देना आसान है, लेकिन कल वही तकाइची अमेरिकी दबाव को ठुकराने की स्थिति में भी आ सकती हैं, खासकर अगर घरेलू राजनीति में उन्हें वैसी मजबूती मिल जाए। अच्छा, चीन की जो सबसे बड़ी चिंता है वो ये नहीं है कि जापान क्या कह रहा है, बल्कि ये है कि जापान अब क्या करने की स्थिति में है। पिछले कुछ सालों में जापान ने डिफेंस बजट बढ़ाया है, हथियारों की खरीद बढ़ाई है, जापान अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को भी दोबारा खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। अगर तकाइची मजबूत जनादेश के साथ सत्ता में आती हैं तो ये सब कुछ और तेज होगा, इसलिए चीन इस चुनाव से परेशान है। तकाइची खुलकर ताइवान को समर्थन देती हैं, ये बात तो हम कई बार बता चुके हैं आपको कि चीन को पसंद नहीं। 4 फरवरी को ट्रंप और जिनपिंग ने लगभग 2 घंटे फ़ोन पर बात की थी और इसमें ताइवान के मुद्दे को भी दोनों नेताओं ने डिस्कस किया है। तो क्या तकाइची अगर जीत जाती हैं तो जापान और चीन के रिश्तों में और तल्खी आएगी? ये बात आने वाला वक्त ही बता सकता है। इस चुनाव का रिजल्ट आपको आने वाले राजदूत के एपिसोड में भी हम बताएं देंगे, ऐसा हम आपसे वादा कर रहे हैं। इसी नोट पर राजदूत के इस एपिसोड को हम कंक्लूड करते हैं। इसे साजिद ने लिखा और इरशाद ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबरगांव।